स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे अपना MCQ सीरीज़, जिसमें मैं आपको सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर के MCQ का प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने सॉल्यूशन चैप्टर पूरा का पूरा ऑनलाइन ही पढ़ाया है और लेक्चर 1 से लेकर के जो सारे लेक्चर्स जो आपके सॉल्यूशन चैप्टर में हैं वो आपको यूट्यूब पे अपलोडेड हैं। आप उन्हें देख के पहले आराम से स्टडी को, नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, उन्हें रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद जब आपके एग्जाम में MCQ क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप लोगों को पता होगा टर्म 1 में सॉल्यूशन चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो रिवीजन कर लेने के बाद आपको MCQ प्रैक्टिस करना ही है, क्योंकि सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ के आप लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सब्जेक्टिव के साथ आपको MCQ भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात ज़रूरी है जानना कि थ्योरी या फिर नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं सब्जेक्टिव मटेरियल, उनसे किस तरह के MCQ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कलेक्शन लेके आया हूँ सॉल्यूशन चैप्टर का और उन्हें 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूँगा, 3 वीडियो में बनाऊँगा सॉल्यूशन चैप्टर के MCQ प्रैक्टिस के लिए, जिसमें टॉपिक वाइज मैं MCQ कराऊँगा। पहला जो टॉपिक है आपका MCQ का, वो है आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन। इस टॉपिक के मैं MCQ आज आपको कराऊंगा। इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, है ना। इन्हें आप देखिएगा। 15 क्वेश्चंस में बार बार आपको एक चीज़ कहता हूं कि MCQ जो होते हैं वो एक क्वेश्चन नहीं होता है, वो क्वेश्चन जो है अपने आप में एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को एज ए पैटर्न वाइज लीजिएगा, क्वेश्चन वाइज नहीं लीजिएगा कि 15 क्वेश्चंस हैं, आप 15 क्वेश्चन को 15 पैटर्न समझिएगा। और मैं ये 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये 100% नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपके इन सभी क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस जो मैं दूंगा उसके मैक्सिमम चांस है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई ना कोई क्वेश्चन इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में प्रेजेंट रहेंगे। चाहे आप CBSE बोर्ड में हो, चाहे आप झारखंड बोर्ड में हो, चाहे आप बिहार बोर्ड में हो, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, अगर आपका एग्जाम इस बार MCQ आ रहा है तो उन एग्जामिनेशंस में इन तरह के क्वेश्चंस का आपको पैटर्न देखने को जरूर 100% नहीं, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आराम से। मैं इसमें जब आपको पता होगा कि जब मैं MCQ स्टार्ट करता हूं तो आपके क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले बनाने का कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कि आपसे वो क्वेश्चंस बनता है या नहीं। अगर नहीं बनता है तो मैं तो एक एक करके सॉल्यूशंस दूंगा ही, ठीक है। और आप इसके लिए कॉपी लेकर के उसमें आप सारा क्वेश्चंस को लिख के उसका प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, कहाँ गलती हो जा रही है। या कभी ऐसा भी हो जाता है कभी कभी किसी क्वेश्चंस में कि आपने कोई क्वेश्चन बनाया और आपका आंसर सही है बट अप्रोच गलत है। अगर अप्रोच गलत है तो आप उसे रॉन्ग ही मानिएगा, क्योंकि आप एक तरह का ये तुक्का हुआ, है ना। तुक्का हुआ तो तुक्का तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। अप्रोच भी देखिएगा कि अप्रोच क्या है। हाँ, ऐसा भी कभी कभी होता है कि स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मैं कुछ अपने तरीके से सॉल्व कराता हूं, मेरा अप्रोच अलग होता है, उनका अप्रोच अलग होता है, लेकिन हो सकता है कि उनका अप्रोच भी सही हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका अप्रोच सही था तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कर मैं पढ़ूंगा और मैं देखूंगा कि अगर आपका अप्रोच सही है तो मैं आपको बता दूंगा कि योर अप्रोच इज राइट एंड दिस आंसर इज ऑल्सो राइट। ठीक है, तो वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना लोगों को शेयर करेंगे उतना लोग इन वीडियो को देख के, इनके क्वेश्चंस को देख करके उन्हें उतना ही फायदा होगा उनके टर्म 1 एग्जामिनेशंस में। साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये क्वेश्चंस आपके सिर्फ टर्म 1 यानी कि CBSE या झारखंड बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं है, बल्कि आपको JEE और नीट का बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिलेगा। और मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी लिया हूँ जो आपके JEE और नीट में भी आपको काम आएगा। ठीक है, क्लियर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या किया है कि आपके जो टॉपिक हैं, मैंने जो टॉपिक लिखा है आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, इस मैंने आपको पढ़ाया भी है। और कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन होता है, आपको पता है कंसंट्रेशन क्या होता है। किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जो अमाउंट प्रेजेंट होता है उसे ही कंसंट्रेशन कहा जाता है, उसे ही कंसंट्रेशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन तो आपको पता होगा, और कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का टोटल 10 तरीका होता है ना। उन 10 तरीका का सारा फॉर्मूला मैंने एक जगह लिख दिया है। ठीक है, आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने अपने वीडियो में 9 तरीका, आपको 9 वेज बताया है, 9 तरीका बताया है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। मैंने एक एक्स्ट्रा आज आपको लिखा है फॉर्मेलिटी। ठीक है, मैंने पढ़ाते समय फॉर्मेलिटी आपको नहीं बताया था, लेकिन मैं यहाँ आज लिख रहा हूँ फॉर्मेलिटी। ठीक है, और फॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी ऑलमोस्ट सेम चीज़ होता है। मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके इसके बारे में बता दूंगा कि फॉर्मेलिटी क्या है। ठीक है, बाकी आप लोग जितना भी चीज़ यहाँ देख रहे हैं सब मैंने वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। एक वीडियो में
मैंने मोलैरिटी को एक वीडियो में, नॉर्मैलिटी को एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जा करके मेरे प्लेलिस्ट जा करके वहाँ पे आप कंसंट्रेशन के सारे फॉर्मूला और न्यूमेरिकल को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सारा फॉर्मूला लिख दिया है, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। इतने 10 तरीका है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया होगा। आउट ऑफ मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन दोज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आर। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो टॉपिक है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जा गए हैं क्वेश्चंस, और आपके एग्जामिनेशन में बहुत भयंकर चांस है कि टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। मतलब आपको पूछा जाएगा कि कोई कंसंट्रेशन दे दिया जाएगा, इन 10 में से कोई भी दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, इनमें से कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इनमें से कौन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको फॉर्मूला आता है सभी कंसंट्रेशन टर्म का, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और कौन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं। टेम्परेचर डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो जाता है वॉल्यूम। टेम्परेचर डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, या वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। मतलब वॉल्यूम चेंज हो जाएगा जब टेम्परेचर को बदल देंगे तो। ठीक है, तो जिन इस फॉर्मूला में मैंने आपके जितना भी फॉर्मूला लिखा है, आपका वॉल्यूम प्रेजेंट है, वो टेम्परेचर पर चेंज हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज कर जाएगा। वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, जिसमें वॉल्यूम प्रेजेंट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और जिसमें वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। सिंपल सा अप्रोच है, अगर वॉल्यूम प्रेजेंट है तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं है तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो आप यहां से देखिए, क्योंकि मोस्टली ये सब तो परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म है, परसेंटेज है। ठीक है, तो आप यहां से देखिए स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, और आपके क्वेश्चंस में 4 से दिया हुआ है, मोलैलिटी है ये, और आपका मोलैरिटी भी है, फॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन है। कौन टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए नहीं, मैं ऐसे जनरलाइज में भी बता देता हूं। देखिए पहला तो ये परसेंटेज है, ऐसे भी आप देख रहे हैं इसमें वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं है, वॉल्यूम पर प्रेजेंट नहीं है तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ वॉल्यूम प्रेजेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ वॉल्यूम प्रेजेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। जहां भी वॉल्यूम प्रेजेंट होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। पार्ट्स पर मिलियन में वॉल्यूम है, नहीं है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। यहां पे वॉल्यूम प्रेजेंट है स्ट्रेंथ में, बिल्कुल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। फॉर्मेलिटी डिपेंड करेगा, बिल्कुल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। नॉर्मैलिटी करेगा, बिल्कुल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अब आता हूं मोलैलिटी पे, क्या इसमें कहीं पे भी वॉल्यूम है, नहीं है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। मोल फ्रैक्शन, कहीं वॉल्यूम है, नहीं है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि आपको पता चल गया कि कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन कौन इंडिपेंडेंट है, कौन कौन इंडिपेंडेंट है। तो आपको पता होगा कौन कौन इंडिपेंडेंट है। तो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन इस ऑप्शंस के मुताबिक जो है टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। एम एंड एक्स सिंबल दिया हुआ है, एम हो गया मोलैलिटी के लिए और एक्स हो गया मोल फ्रैक्शन के लिए। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन में रहता कि कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा तो आपका कौन कौन हो जाता बताइए। तो हो जाता आपका मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी, एम एंड एफ। तब आपका आंसर हो जाता है एम एंड एफ, है ना। हालांकि किसी ऑप्शन में एम एंड एफ दिया ही नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब कौन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा पूछा गया है, तो एम एंड एक्स होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट का सी हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस इन आवर बॉडी अकर इन, हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो किस स्टेट में होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप बताइए हमारा बॉडी किस चीज़ से मिलकर बना है। आपको पता होगा हमारे बॉडी में 70% वाटर ही होता है, 70% पानी है। तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेस होते होंगे, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, वो सॉलिड सॉल्यूशन में थोड़ी होती होगी या गैसेस सॉल्यूशन में थोड़ी होती होगी, वो किस पे होती है, लिक्विड सॉल्यूशन में होती है। क्योंकि हमारा बॉडी लिक्विड 70% वाटर से ही बना है। इसका मतलब हमारे सॉल्यूशन में जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो लिक्विड स्टेट पे ही होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो 2 का हो जाएगा बी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, द टर्म होमोजेनस मिक्सचर सिग्निफाइज दैट। होमोजेनस मिक्सचर किसे कहते हैं, व्हाट इज होमोजेनस मिक्सचर। हिंदी में बोला जाता है समांगी मिश्रण। मैंने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था, उस समय बताया था होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को कहते हैं जिसमें कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का एक जैसा हो। 2 वर्ड है, कंपोजिशन और दूसरा है प्रॉपर्टीज, पूरे सॉल्यूशन में एक समान हो। अब ये बोलेंगे सर ये होता क्या है, जैसे अगर आपने 1 गिलास पानी में चीनी डाला,
ठीक है। तो चीनी का कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज सब जगह अलग अलग होता है कि सेम जगह सेम होता है? तो ऑब्वियसली सेम होता है। कंपोजिशन का मतलब होता है संघटन, मतलब मात्रा। ऐसा थोड़ी है कि जैसे आपने पानी में चीनी को मिलाया और बढ़िया से डिसॉल्व कर दिया, मान लीजिए गर्म कर दिया। तो कंपोजिशन कहने का मतलब अगर आप पीते हैं उस शरबत को तो क्या ऐसा होता है क्या कि कभी मीठा कम लगता है, कभी मीठा ज़्यादा लगता है? नहीं। अगर आपने अच्छे से डिसॉल्व किया है तो आपको मीठापन एक जैसा लगता है, यानी कि कंपोजिशन एक जैसा लगता होगा। और प्रॉपर्टीज यानी कि गुण भी एक जैसा लगता होगा। गुण कहने का मतलब ऐसा थोड़ी कि पहले आपने पिया तो आपको मीठा लगा, बाद में आपको खट्टा लगने लगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर्टीज कंपोजिशन अगर एक जैसा हो तो वैसे मिक्सचर को कहा जाता है होमोजेनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, ठीक है। और अगर कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज एक जैसा नहीं हो तो वो समांगी मिश्रण नहीं कहलाएगा, वो हेट्रोजेनस मिक्सचर कहलाएगा। जैसे अपने पानी में मिट्टी को डाला तो मिट्टी क्या हर जगह एक जैसा होगा? मिट्टी का जो पार्टिकल है वो क्या पूरे सॉल्यूशन में एक जैसा होगा? नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है तो उसे सॉल्यूशन नहीं कहा जाएगा, वो एक तरह का हेट्रोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर में कंपोजिशन प्रॉपर्टीज एक जैसा होता है। तो इसमें पूछा गया है तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ कंपोजिशन प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। पहला में सिर्फ कंपोजिशन लिखा है, दूसरा में सिर्फ प्रॉपर्टीज लिखा है, लेकिन सी में दोनों लिखा है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तीसरा का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 का सी हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर इज सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज इन द सॉल्यूशन एक्सप्रेशन इज यूज्ड। मतलब कहा जा रहा है कि अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट एकदम कम है, किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ट्रेस अमाउंट में बहुत कम मात्रा में है, तो कौन सा कंसंट्रेशन टर्म को यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है ग्राम पर मिलियन, मिलीग्राम पर परसेंटेज, माइक्रोग्राम परसेंटेज। मतलब इनमें से 3 ऐसे कंसंट्रेशन टर्म है जिसका आपने यहाँ जिक्र भी नहीं किया है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज यहाँ मिल रहा है पार्ट्स पर मिलियन, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन, क्योंकि आपको पता भी है कि पार्ट्स पर मिलियन होता ही है। अब ये होता क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ऐसे तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट एकदम कम है तो हम लोग इसको किस चीज में मेजर करते हैं? तो पार्ट्स पर मिलियन में मेजर करते हैं। ऐसा मैंने आपको क्लास में भी बताया था, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन तब यूज किया जाता है जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का क्वांटिटी एकदम ही कम हो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। क्लियर? अब क्या होता है एक बार मैं बता देता हूं कि अगर मैंने सॉल्यूशन को 1 मिलियन माना, सॉल्यूशन को कितना माना? 1 मिलियन, तो उसमें सॉल्यूट का जितना अमाउंट प्रेजेंट होगा, तो आप सोचिए सॉल्यूशन को मैं 1 मिलियन मान रहा हूं और उसमें सॉल्यूट का क्वांटिटी को पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है। तो आप सोच लीजिए सॉल्यूशन 1 मिलियन है और उसमें सॉल्यूट का क्वांटिटी को पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है। इसका मतलब सॉल्यूट बहुत कम होता है तभी तो पार्ट्स पर मिलियन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन, ठीक। फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा हुआ है, ऐसे एक एमसीक्यू पार्ट्स पर मिलियन पे भी है आगे, वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। देखिए सॉल्यूशन के टोटल टाइप्स जब मैं आ जाऊं, यहां मैंने आपको टॉपिक में लिखा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। ऐसे तो आपको देखा जाए तो 3 टाइप के सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन, ठीक है। आपके स्क्रीन पे टाइप्स का एक टेबल बना हुआ होगा, ठीक है, टेबल आपको दिख रहा होगा, है ना। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन, 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं और वो डिपेंड करते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या है। सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इसके आधार पर सॉल्यूशन का 3 कैटेगरी है और उन तीनों कैटेगरी में आपको कई तरह के एग्जांपल्स भी आपको दिखे होंगे। तो आपको ये टेबल याद रखना है, किसी भी कॉलम से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक ऐसे सॉल्यूशन का एग्जांपल दीजिए जिसमें जो द एग्जांपल ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस, मतलब सॉल्यूट आपका लिक्विड हो और सॉल्वेंट आपका गैस हो, मतलब गैस में लिक्विड हो, इसका एग्जांपल दीजिए। लिक्विड में गैस नहीं हो, गैस में लिक्विड हो। तो आपके टेबल में आपको बहुत सारे एग्जांपल दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। आप सोचिए जरा सा, कॉमन सेंस भी लगाइए, आप ऐसा एग्जांपल सोचिए जहां आपका गैस ज्यादा हो लिक्विड कम हो। तो इसका ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है एयर। देखिए एयर एग्जांपल होता है तब जब आपका गैस सॉल्यूट भी गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो, तब आपका एयर सही होता। लेकिन यहां पर लिक्विड लिखा हुआ है इसलिए एयर नहीं हो सकता है। अल्कोहल इन वाटर, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अल्कोहल भी आपका लिक्विड है, पानी भी आपका लिक्विड है, तो लिक्विड लिक्विड होता तब ये आपका ऑप्शन सही होता। कोल्ड ड्रिंक्स में आपको बता देता हूं, कोल्ड ड्रिंक्स लोगों को कंफ्यूज करता है। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, लिक्विड में गैस होता है। जैसे आपने कभी कोल्ड ड्रिंक्स का कैप को खोला होगा तो एक गैस बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो वहाँ लिक्विड में गैस होता है। यहाँ आपको पूछा है गैस में लिक्विड, तो गैस में लिक्विड का एग्जांपल अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका है मॉइस्चर इन एयर। आपको पता है एयर क्या है, गैस है, और मॉइस्चर मतलब क्या होता है, मतलब होता है नमी, यानी कि पानी का मात्रा, यानी कि गैस में पानी का मात्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 5 का नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मॉइस्चर इन एयर। ठीक है, आपको इस तरह से सारे कॉलम्स को याद रखना है। अगर आप याद नहीं रख सकते हैं तो थोड़ा सा आप इसे मतलब आप दिमाग में ला करके देखिए, एक बार प्रैक्टिकली सोचिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो मॉइस्चर इन एयर इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 5 का नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.1 ग्राम ऑफ Na2SO4 इन 100 मिलीलीटर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन इज। देखिए यहां से आपका एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो रहा है कुछ, तो मैं न्यूमेरिकल्स आपको सामने बना देता हूं। आप फॉर्मूला तो सामने लिखा हुआ है, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। मोलैरिटी आपको निकालना है m बराबर, आपको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधे डेटा रख रहा हूँ। WB हो गया सॉल्यूट का अमाउंट, MB हो गया सॉल्यूट का मोलर मास, और VML हो गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो इसमें 7.1 ग्राम लिखा हुआ है इंटू 1000। उसके बाद Na2SO4 का मोलर मास आपको निकालना होगा। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं 22 इंटू 3 46 हो गया, प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 64, है ना। तो आपका आ गया 6 2 8 12 1 4 1 5 3 8 8 14 142, तो 142 आ गया। और इसके बाद आपका वॉल्यूम दिया हुआ 100। ठीक है, एक बात आप गौर कीजिएगा, न्यूमेरिकल्स में कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चंस नहीं देता है जनरली इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़े। देखिएगा इसमें कैलकुलेशन कितना आसान होने वाला है। पॉइंट हटाइएगा, 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा 1000 कट जाएगा, ये पूरा पूरा 2 बार में कट जाएगा। 1/2 यानी कि 0.5 m आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, 0.5 m, 6 का बी आएगा आंसर। ठीक है, तो आपने देखा सीधा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स जो है फॉर्मूला पर था, सिर्फ डेटा पुट हुआ, आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में देखिए आपको सोचिए जरा सा, अगर ये एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव होता तो न्यूमेरिकल्स बनाना पड़ता है, आपको फॉर्मूला लिखना पड़ता है, यूनिट लिखना पड़ता है। एमसीक्यू एग्जामिनेशन में तो सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो आप सोचिए सिर्फ 1 नंबर मिलता है, तो उस 1 नंबर के लिए आपसे लंबे लंबे कैलकुलेशन नहीं करा सकता है, इसीलिए आपको कैलकुलेशन पे कम से कम वो काम करवाएगा और आपको ऐसा न्यूमेरिकल नहीं देगा जिसमें आपको बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया कि 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका न्यूमेरिकल्स है, मैं मिटा देता हूँ। स्क्रीन पे आपका क्वेश्चंस डिस्प्ले हो जा रहा होगा, अगर आपने बनाया है तो आप इसे मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 3.65 ग्राम ऑफ HCl इज डिसॉल्व्ड इन 16.2 ग्राम ऑफ वाटर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन पूछा है, ये वाला पूछा है, तो इसमें WB हो गया 3.65 ग्राम और 16.2 ग्राम हो गया आपका वाटर। ठीक है, ये WB इस क्वेश्चन में है 3.6 ग्राम और WA कितना है बताइए, तो 16.2 ग्राम। MB क्या होगा, HCl का बात किया है, तो HCl का मोलर मास कितना होगा, HCl, तो 1 + 35 पॉइंट यानी कि 36.5। आप थोड़ा सा देखिए यहाँ 3.65 36.5, यानी कि आपका कैलकुलेशन बहुत आसान होने वाला है। और सॉल्वेंट आपका क्या है, तो सॉल्वेंट आपका पानी ही होगा, मोस्ट ऑफ द वाटर ही है, और वाटर का मोलर मास 18 होता है। आपको सिर्फ इस डेटा पे सारा चीज़ को पुट कर देना है। तो WB हो गया आपका 3.65 बाई 36.5 बाई 16.2 बाई 18 प्लस 3.65 बाई 36.5। ठीक है, आप यहाँ से हटाइएगा तो ये कट जाएगा 10 बार में 1/10, एक जीरो दीजिएगा तो कट जाएगा 1/10। इस पॉइंट को हटाइएगा और 18 से आपका ये 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, 9, तो आ गया ऊपर में 0.1, 9/10, 0.9 प्लस 1/10, 0.1, तो 0.1/1.0 आएगा ये। ठीक है, और ये कट गया आपका, तो 1/10 यानी कि 0.1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0.1 यानी कि डी। 6 का आंसर क्या हो गया, डी। देखिए कैलकुलेशन बहुत लंबा था क्या, बिल्कुल नहीं, कितना आसानी से कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, सिर्फ डेटा पे पुट हुआ, आंसर आ गया। ठीक है, आप क्लासेस में जब सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में के लिए पढ़ते होंगे तो वहाँ लंबे लंबे कैलकुलेशन होते थे, यहाँ पर कितना आसान कैलकुलेशन है, सारा कैंसिल हो जा रहा है। देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। आप अगर आपने सही बनाया तो ठीक है, नहीं बनाया है तो आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन एक पैटर्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज करेक्ट, इनमें से क्या करेक्ट है। देखिए फिर से टेम्परेचर वाला बात आ गया। पहला है मोलैलिटी चेंजेस विद टेम्परेचर। मोलैलिटी चेंजेस विद टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर चेंज करने पर ये चेंज कर जाता है। गलत बात है ना, क्योंकि ये तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता था, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। आपको पूछा है कौन सा सही स्टेटमेंट है। मोलैलिटी डज नॉट चेंजेस विद टेम्परेचर, मोलैलिटी टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम है ही नहीं।
है ना, तो टेम्परेचर चेंज करने पर कैसे चेंज हो जाएगा, यानी कि यही ऑप्शन सही है। ऐसे आपका सी और डी भी देख लेता हूँ। मोलैरिटी डज नॉट चेंजेस विद टेम्परेचर, मोलैरिटी गलत बात, ये तो टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज हो जाता था ना, गलत बात है। अगला स्टेटमेंट क्या है आपका, नॉर्मैलिटी डज नॉट चेंजेस विद टेम्परेचर, नॉर्मैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर चेंज करने पर नहीं चेंज करता है, रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम है, टेम्परेचर चेंज होने पर ये चेंज कर जाएगा। तो एक ही ऑप्शन सही है आपका बी, यानी कि 8 का हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया आपका, ये न्यूमेरिकल थोड़ा लंबा भी है लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबा नहीं है। कंसंट्रेटेड एक्वस H2SO4 इज 98% सोल्यूशन बाई मास। देखिए मैंने आपको क्लास में कितनी बार बताया होगा, 98% H2SO4 लिखा हुआ है बाई मास। जब भी आपका बाई मास बोलते है ना, तो समझ लीजिए आपका मास परसेंटेज दिया हुआ है और ये दिया हुआ है आपका 98%। तो जरा सा सोचिए, WB बाई WA प्लस WB अगर 98% दिया हुआ है तो बाई मास का मतलब वही होता है W मास परसेंट, या इसके बदली में आपको W बाई W भी क्वेश्चन में लिख सकता था, या इसके बदली में आपको मास बाई मास भी लिख सकता है, इस समय से कुछ भी लिख सकता है आपका, है ना। तो आप आमने सामने देखिए, WB कितना ग्राम हो गया, 98 ग्राम हो गया, और WA प्लस WB कितना ग्राम हो गया, 100 ग्राम हो गया, यानी कि WA हो गया आपका 100 माइनस 98 यानी कि 2 ग्राम। यानी कि सिर्फ 98% लिखने से आपको 3 चीज़ पता चल गया, सॉल्यूट है 98 ग्राम, सॉल्वेंट है 2 ग्राम और सॉल्यूशन है 100 ग्राम। ठीक है, अगर 98% W बाई W लिखा हुआ है या 98% बाई मास लिखा हुआ है तो इससे 3 इन्फॉर्मेशन निकला, 98 ग्राम सॉल्यूट, 2 ग्राम सॉल्वेंट और 100 ग्राम हो गया सॉल्यूशन। आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा सर 98 ग्राम सॉल्यूट और 2 ग्राम सॉल्वेंट तो ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन जैसा आपको क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है आप उसी अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। आप अपने इसमें दिमाग मत लगाइए कि 2 ग्राम सॉल्वेंट कैसे हो सकता है, तो आप पलट दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। 98 ग्राम, अगर 98% सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है इसका मतलब आपने 98 ग्राम सॉल्यूट लिया होगा और 2 ग्राम ही सॉल्वेंट है ना, जैसा डेटा है वैसा मैंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद इसमें इतना देने के बाद आपका क्या है, इसका डेंसिटी दिया हुआ है, इस सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। आपसे पूछा है मोलैरिटी। अब आप देखिए MB तो आप इसको मिटा देता हूं मैं, MB तो आप निकाल सकते हैं मोलर मास किस चीज़ का, सल्फ्यूरिक एसिड का, निकाल के देख लीजिएगा, 2 + 32 + 64 98 ही आता है, 98 ग्राम पर मोल। इतना क्वेश्चन में डेटा प्रेजेंट है आपका, समझ लीजिए। ये तो 98% से 3 बात मैंने निकाल दिया, मोलर मास जोड़ जाड़ के निकाल दिया, डेंसिटी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1.8 ये ग्राम है, ठीक है। हाँ, यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, आपको निकालने क्या है, आपको क्वेश्चन में हालांकि बोला नहीं है, आपको बोला है लास्ट में वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 m H2SO4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको इसमें बोला कुछ नहीं है कि आपको निकालना है, आपको लास्ट लाइन में लिखा है वॉल्यूम निकालना है, तो आपको लग रहा होगा कि शायद ये फॉर्मूला में ये वॉल्यूम निकालना है, ये वॉल्यूम नहीं, आपको इस डेटा की हेल्प से पहले आपको मोलैरिटी निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको निकालना क्या था एक्चुअल में, ठीक है। आपको इस डेटा की हेल्प से पहले क्या निकालना है, मोलैरिटी। तो आप बोलिएगा सर WB तो प्रेजेंट है, MB प्रेजेंट है, VML प्रेजेंट नहीं है सर, है ना। तो VML के लिए तो आपको डेंसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप इस डेंसिटी के मदद से पहले VML निकालिए, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आपका है 1.8, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना दिया हुआ है 100 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया आपका VML 1.8, यानी कि आपको VML पता चल गया 100/1.8 मिलीलीटर, ये आपको वॉल्यूम पता चल गया, ठीक है। आपको वॉल्यूम पता चला है पहले, अभी VML पता चला आपको, अभी आपको मोलैरिटी निकालना है, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB × 1000 बाई MB × VML। तो WB आपका 98 है, कैलकुलेशन बहुत आसान होने वाला है, 1000 बाई मोलर मास भी आपका 98 है और VML आपका 100/1.8, तो 100 को नहीं लिख देता हूँ, 1.8 ऊपर चला गया आपका 1.8, तो ये तो कट गया पूरा, ठीक है। और ये आपका आएगा, ये भी 2 0 कट गया आपका, तो ये हो गया सीधा सीधी 18, कितना आ गया 18, मोलैरिटी आ गया था 18। अब आप बोलिएगा सर आप निकाल तो दे रहे हैं मोलैरिटी, लेकिन क्वेश्चन बोला क्या है, देखिए आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, इस सबको मैं हटा देता हूँ, ये तो हो गया आपका काम, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था मोलैरिटी इक्वेशन, सुना होगा आपने, मोलैरिटी इक्वेशन, ठीक है, जिसमें एक फॉर्मूला था M1V1 = M2V2, ठीक है। ये तब लगाते थे फॉर्मूला जब कोई सॉल्यूशन का मोलैरिटी दिया रहता था और वॉल्यूम दिया रहता था और उसमें हम लोग डाइल्यूशन करते थे, पानी मिलाते थे, और पानी मिलाने के बाद नया वॉल्यूम को हम लोग V2 बोलते थे और नया मोलैरिटी को हम लोग M2 बोलते थे। M1V1 डाइल्यूशन के पहले का मोलैरिटी वॉल्यूम
और M2V2 डाइल्यूशन करने के बाद का मोलैरिटी और वॉल्यूम। और आपको मैंने बताया था सब्जेक्टिव में कि मोलैरिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है डाइल्यूशन करने के पहले और डाइल्यूशन करने के बाद कभी चेंज नहीं करता है, यानी कि ये आपके इसके बराबर होगा M1V1 बराबर M2V2। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 m, मतलब आपने मोलैरिटी तो निकाल लिया 18, उसका वॉल्यूम बताइए, है ना, ताकि बन जाए, क्या बन जाए, 0.1 m बन जाए और उसका वॉल्यूम कितना हो जाए, 1 लीटर हो जाए। मतलब वो वॉल्यूम बताइए, अब आपको समझ में आ रहा हो क्या पूछ रहा है, वो वॉल्यूम बताइए जिससे इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी जो पहले 18 था अब वो कितना हो जाए, 0.1 m मोलैरिटी हो जाए और वॉल्यूम कितना हो जाए, 1 लीटर। तो आपको निकालना क्या है, V1। ठीक है, क्लियर। तो M1 हो गया आपका 18 इंटू V1 बराबर M2 आपका हो गया कितना, 0.1 और 1 लीटर बोला है। अब आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, आपके सारे ऑप्शंस मिलीलीटर में है, तो आपको यहाँ लीटर में नहीं मिलीलीटर में ले लेना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो आपको V1 बराबर हो जाएगा 0.1 गुने 1000 बाई 18। ठीक है, तो आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 5.55 मिलीलीटर, यही आएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए। ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको काम ज़्यादा करना पड़ा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, काम ज़्यादा करना पड़ा। ठीक है, एक स्टेप ज़्यादा है, आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आपको रेडी रहना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। What is the molality पूछा है ऑफ ए सॉल्यूशन मेड बाय एडिंग 9.5 ग्राम ऑफ NaCl इन 300 ग्राम ऑफ वाटर। सिंपल क्वेश्चन, सीधे फॉर्मूला पर है। ये देखिए मोलैलिटी पूछा है 9.8, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है। 9.8 गुना 1000, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, सीधा फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। MB हो गया आपका, NaCl का निकालिए, MB कितना होगा, 23 + 35.5 आपका आएगा 58.5, तो क्या 58.5 इंटू और 300 ग्राम। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय बचाना भी है, आप लोग इसे आराम से कैलकुलेट कीजिएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 0.54 के आसपास आएगा, यानी कि इसका हो जाएगा D, 10 का हो जाएगा D। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला पर रखिए, आंसर आपके सामने। तो 10 का हो गया आपका D। चलिए मैं ऐसे बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोलैरिटी इज मेजर्ड इन, मोलैरिटी को किस में मेजर किया जाता है, मतलब आपको सीधा सीधी यूनिट पूछा है। देखिए मोलैरिटी आपका देख रहे, अगर आपको पता चलेगा तो मोलैरिटी यहाँ M लिखा हुआ है, यही इसका यूनिट भी है। हालांकि इसका एक यूनिट और क्या हो सकता है कि WB/MB को हम लोग मोल बोलते हैं और नीचे है आपका मिलीलीटर। देखिए एक्चुअली में यहाँ मिलीलीटर नहीं लीटर होता है, लेकिन हम लोगों ने 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए किया था, आपको पढ़ा मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ मैं लीटर की जगह मिलीलीटर लाना चाहता था, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में वॉल्यूम जो है आपका मिलीलीटर में प्रेजेंट रहता है, इसलिए मैंने लीटर के बदले मिलीलीटर लिखा और 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई किया था। फॉर्मूला बनाते समय मैंने आपको ये जिक्र किया था, लेकिन एक्चुअली में यहाँ लीटर होता है। तो ये हो गया मोल, ये हो गया लीटर। तो मोलैरिटी को किस में मेजर किया जाता है, मोल पर लीटर में, किसमें, मोल पर लीटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा मोलैरिटी को एक्सप्रेस किया जाता है मोल पर लीटर में। अच्छा, अगर नॉर्मैलिटी होता तो क्या होता, ठीक है, तो आपको पता होगा कि इतने टर्म को हम लोग बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसको होता, अगर नॉर्मैलिटी क्वेश्चन में रहता तो होता ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, फॉर्मेलिटी भी रहता तो भी होता आपका, फॉर्मेलिटी में एक चीज़ चेंज हो जाता है, यहाँ पे MB की जगह होता है फॉर्मूला मास, ये फॉर्मूला मास है ना। तो हम लोग जब यहाँ पर इसके लिए बोलते हैं, तो जब WB/MB का बात किया जाता है, WB ये फॉर्मूला मास का बात किया जाता है, तो इसे मोल नहीं फॉर्मोल कहा जाता है। फॉर्मोल, मैं किसी अलग वीडियो में आपको बता दूंगा कि फॉर्मेलिटी क्या होता है। फॉर्मोल, मोल नहीं फॉर्मोल। तो फॉर्मोल पर लीटर या फिर मोल पर लीटर ही है, लेकिन फॉर्मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। तो ये मेजर किया जाता है मोल पर लीटर, ये हो गया आपका फॉर्मोल पर लीटर, ये हो गया आपका ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अच्छा, मोलैलिटी का बात करेंगे तो यहाँ होता है आपका, ये फिर से मोल आ गया, और ये हो गया आपका केजी। यहाँ भी आपको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई किया गया था, तो ये हो गया मोल पर केजी। तो ये मोल पर केजी, मोल पर लीटर, फॉर्मोल पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, मोल पर केजी। एक ही क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन के हेल्प से हम लोगों ने 4 कंसंट्रेशन को किस में एक्सप्रेस किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन पार्ट्स पर मिलियन इन 0.02 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला पर है। इस बार पार्ट्स पर मिलियन का आ गया क्वेश्चन, यहाँ है आपका पार्ट्स पर मिलियन फॉर्मूला, WB/WA + WB गुना 10 का पावर 6। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि WB तो यहाँ ठीक है, लेकिन इस जगह पे इस WB को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक
ठीक है, क्योंकि देखो आपको मैंने बताया था कि पार्ट्स पर मिलियन का यूज तब किया जाता है जब WB आपका बहुत ही कम हो, सॉल्यूट बहुत ही कम हो। तो इसमें तो 0.02 ग्राम सॉल्यूट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको सॉल्वेंट दिया हुआ है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। अब आप यहाँ 0.02 को अगर गुना कर देते हैं तो भी, जोड़ देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये समुद्र है, ये आपका 1 लोटा पानी है, तो क्या 1 लोटा पानी को समुद्र में जोड़ देंगे तो समुद्र का पानी बढ़ जाएगा क्या? नहीं ना, उसकी तुलना में तो बहुत कम ही है। तो आप इसे नहीं भी जोड़ेंगे तो काम चल जाएगा। ऐसे आप जोड़ के भी देख सकते हैं, लेकिन आप नहीं जोड़ेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल का डिमांड है कि आप अगर आपका कोई एक टर्म है ना दूसरे से बहुत कम हो तो डिनोमिनेटर में अगर आपका प्लस या माइनस है तो उस टर्म को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। यहां मत नेगलेक्ट कर दीजिएगा, नहीं तो आंसर ही नेगलेक्ट हो जाएगा। आप यहां नेगलेक्ट कीजिएगा नीचे, क्योंकि इसको आप जोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0.02 मैं इसको हटा देता हूं तो ये हो जाएगा आपका 1000 और ये हो गया 10 का पावर 6। तो 0.02 1000 को आप लिख सकते हैं क्या? 10 का पावर 3। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया आपका 12, सॉरी ये 12 हो गया है ना, और 10 का पावर हो गया 6। तो 0.02 गुना 10 का पावर, ये 6 है, ये 3 है, तो ये हो गया 3, और इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 20। कितना आएगा? 20 ppm आंसर होगा इसका, यानी कि आंसर हो गया आपका 20B। 12 का हो गया आपका B, ठीक। चलिए 12 भी हो गया आपका, सारा फॉर्मूला पर है, देख रहे हैं आप, ठीक है कितना सिंपल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इन 1.33 मोलर NaOH सॉल्यूशन। मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन कराया था, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13, आपको क्वेश्चन में मोलैलिटी दे के मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। मोलैलिटी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मोलैलिटी है आपका 1.33 मोलर, ठीक है। तो व्हाट इज मोलैलिटी, है ना, मोलैलिटी किसको कहते हैं आपको मैंने बताया था, ये क्या है। तो मोलैलिटी एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को ही बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ही बोलते हैं, है ना। कब? जब सॉल्वेंट 1 kg हो। सॉल्वेंट कितना हो? 1 kg। 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो भी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होता है उसे मोलैलिटी कहा जाता है। मैंने आपको कितना बार बताया था। तो ये मोलैलिटी अगर आपका 1.33 है तो समझ लीजिए यही नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है 1.33। कब? जब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो? 1 kg। मास ऑफ सॉल्वेंट आपका हो कितना? 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम, ठीक है। तो अगर आपको मोलैलिटी दे देता है तो समझ लीजिए आपको 2 इंफॉर्मेशन मिल गया। पहला आपको NB पता चल गया, और मास ऑफ सॉल्वेंट को आपको WA बोलते हैं, वो भी आपको पता चल गया। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कोई मोलैलिटी बोले तो आपको 2 इंफॉर्मेशन मिला है। NB वही हो गया आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जितना मोलैलिटी वही नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, लेकिन सॉल्वेंट का मास भी समझ लिया आपको एक्स्ट्रा है 1 kg, क्योंकि 1 kg सॉल्वेंट में ही जो नंबर ऑफ मोल होता है उसी को तो मोलैलिटी कहते हैं। तो अगर आपको मोलैलिटी दे दिया मतलब आपको 2 चीज दे दिया, एक दे दिया आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और दूसरा दे दिया मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये दोनों चीज आपको क्वेश्चन में समझिए पता चल गया, ठीक है। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो देखिए यही टर्म तो NB कहलाता है, यही आपका NB है, यहाँ भी समझ लीजिए NB है, और ये आपको यही है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए आपको क्या क्या चाहिए? NB by Na प्लस NB, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो NB आपको पता चल गया 1.33, और Na के बाद ही तो लिखा हुआ WA by Ma, WA by Ma प्लस NB तो आपको 1.33 है ही, तो 1.33 बाई WA कितना है आपका? 1000। तो 1000 बटे पानी कितना होता है मोलर मास? 18 प्लस 1.33, तो ये हो गया 1.33 बाई 1000 बटे 18 होता है 55.55 प्लस 1.33। देखिए इसमें छोटा सा कैलकुलेशन है आपका, इसका आंसर अगर आपका आएगा 0.023, ये आ गया आपका XB आ गया, यानी कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। लेकिन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में आपको सॉल्यूट का नहीं पानी का मोल फ्रैक्शन पूछा है, यानी कि आपको XB नहीं पूछा है, XA पूछा है। तो आपको पता होगा XA और XB का एक रिलेशन कि XA प्लस XB बराबर होता है 1। तो अगर आपका XB इतना है तो XA हो जाएगा 1 माइनस XB, यानी कि 1 माइनस 0.023, तो इसका आंसर आएगा आपका 0.977, 0.977, और ये कोई ऑप्शन में आपका है 0.98, देखिए 0.98, हाँ सी में आपका 0.98 है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया 13 का हो गया आपका सी, 13 का क्या हो गया? सी। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन था इसमें, ठीक है, लेकिन जो था मैंने कर दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका हो गया, बढ़िया क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही मिलते हैं जहां आपको स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में से झारखंड बोर्ड हो गया या बिहार बोर्ड हो गया, उसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा सांत्वना दे रहा हूँ, ऐसे थोड़े ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस, ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाले नहीं पूछे जाते। हाँ CBSE बोर्ड में आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 13 के बाद आता है आपका 14 और 15, 2 क्वेश्चन और है। 14 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कंसंट्रेशन इज, मैंने आपको शुरू में बताया था कंसंट्रेशन क्या है, तो कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, सॉल्यूट के अमाउंट को ही बोलते हैं, ठीक है, सॉल्यूट के अमाउंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सॉल्वेंट के अमाउंट को नहीं बोलते, सॉल्यूट के अमाउंट को बोलते हैं। किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्यूशन को बोला जाता है हाई कंसंट्रेशन, अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है तो सॉल्यूशन को कहा जाता है लो कंसंट्रेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका क्या है, मोलैरिटी इक्वेशन पर एक क्वेश्चन दिया गया है। एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका आपको मोलैरिटी दिया हुआ 1m। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, मोलैरिटी आपका दिया हुआ है 1m और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 2.5 लीटर, और एक उसको मिक्स किया जा रहा है एक और सॉल्यूशन में जिसका मोलैरिटी है 0.5m और वॉल्यूम है आपका 3 लीटर, और बोला जा रहा है कि इसको मिलाने के बाद जो नया सॉल्यूशन बनेगा M3, इसका मोलैरिटी क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2, मैंने क्लास में पढ़ाते समय ही बताया था, इसे मोलैरिटी इक्वेशन कहा जाता है। तो M1 आपका कितना है 1 इंटू वॉल्यूम 2.5 प्लस M2 0.5 इंटू V2 हो गया आपका 3 बाई V1 प्लस V2 आपको जोड़िएगा तो 3 2 5 5.5 आएगा, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कीजिएगा, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ 0.73 आएगा, 0.73 m, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 15 क्वेश्चन का लास्ट का सी आंसर, ठीक है। तो आप लोगों ने बनाया भी होगा, अगर आपने बनाया है तो आपका स्कोर क्या आया ये आप कमेंट कीजिएगा कि आपने 15 क्वेश्चन में आपने जो सॉल्व किया आपका स्कोर क्या था, ठीक है। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का PDF चाहिए, ठीक है, तो आपको पता होगा, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे जो मैंने आपको बनाया था क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में, तो उसमें जुड़े होंगे तो मैंने आपको क्वेश्चंस वहाँ पे पहले ही सारे क्वेश्चंस, सिर्फ यही नहीं पूरे सॉल्यूशन चैप्टर के जो 50 क्वेश्चंस हैं मैंने वहाँ आपको ग्रुप में सेंड कर दिया है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप किसी स्टूडेंट से या फिर मुझे व्हाट्सअप करके वो क्वेश्चंस को आप ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर। तो 15 क्वेश्चंस हो गया, एक टॉपिक आपका खत्म हो गया। आपने देखा ये टॉपिक में कंसंट्रेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट जो आपको आएगा, जो सॉल्यूशंस जो आपको जो आएगा उसमें आपको पढ़ना होगा वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपका आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राउल्स लॉ, इससे क्वेश्चंस आपको दूंगा और उसके भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।